प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है कक्षा 10 में जो है भौतिक विज्ञान का दूसरा पाठ का तीसरा जो है पाठ पढ़ेंगे। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन विश्लेषण का नाम है। इसमें हम लोग जो है आगे पढ़े थे कि गोलीय अवतल गोली या गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है। उनमें 3 नियम थे। तीनों नियमों का हमने अध्ययन किया है। हमने आपको बताया था कि किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए किसी भी दर्पण के द्वारा 2 नियम एक साथ कार्य करेंगे। अब हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इस पर चर्चा करेंगे और कब और किस स्थिति में वस्तु होगी दर्पण के सामने तो किस प्रकार का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, इसके बारे में ही हमें इसमें जानना है। हर स्थिति में आपको एक बात याद रखनी होगी, पहले तो इस पूरे प्रतिबिंब के बारे में आपको लिखना होगा। जैसे हम एक बार आपको लिखने के लिए बता दें कैसे आप लिखेंगे। तो M1 M2 आपका अवतल गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव P है और ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है और ये M1 M2 अवतल गोलीय दर्पण के द्वारा है। इस दर्पण से अनंत दूरी पर एक वस्तु रखी गई है जिसका नाम OO डैश हमने रखा है। आप कुछ भी रख सकते हैं, ये नहीं कि हम OO डैश रखें तो आप भी OO डैश रखें। आप A B भी लिख सकते हैं। हमने ऑब्जेक्ट मान करके, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, इसलिए हमने इसका नाम OO डैश रखा है और इनका I डैश इसलिए रखा है क्योंकि ये इमेज होता है। इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब, इसलिए इसका हमने I डैश नाम रखा है। इससे 2 प्रकाश की किरणें चलती है। जो हमारी वस्तु अनंत पर है इससे 2 प्रकाश की किरणें चलती हैं। एक तो प्रकाश की किरण जो है मुख्य फोकस से होकर जाती है। एक प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं, हमने आपको बताया था कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। ये दूसरे नियम में, दूसरा जो नियम आप पढ़े थे उसमें आपको मिलेगा। और ये जो आपका है, जो प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं वे जो है अपने पथ पर वापस लौट जाती है। ये तीसरा नियम था। देखिए इसमें जो दूसरे और तीसरे नियम लागू हुए हैं, प्रतिबिंब बनाने के जो नियम थे इसमें दूसरा और तीसरा नियम लागू हुआ है। अब जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है वहीं पर I डैश नाम का एक प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है। देखिए तीर का निशान ऊपर इसमें है, इसमें तीर का निशान नीचे, अर्थात ये क्या है? उल्टा है। वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब कैसा है? छोटा है। और कहां बनता है? तो ये मुख्य फोकस पर। कहां पर बनता है? मुख्य फोकस पर। ये प्रथम स्थिति है। इस स्थिति के बारे में ही हमें पढ़ना था। हम एक बार और आपको अवगत कराएंगे। M1 M2 अवतल गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव P है, प्रकाशिक केंद्र C, प्रकाशिक ये जो वक्रता केंद्र C है और मुख्य फोकस यानी फोकस क्या है? F है। तो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर यानी मुख्य अक्ष पर जो अनंत पर OO डैश नाम की वस्तु रखी गई है जिससे 2 प्रकाश की किरणें चलेंगी और दोनों एक दूसरे के समानांतर भी हैं। एक मुख्य फोकस से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य के समानांतर हो जाती है और दूसरी जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो अपने पथ पर वापस लौट जाती है। अब ध्यान से देखेंगे, जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर I डैश नाम का एक प्रतिबिंब बनता है जो कैसा है? उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से छोटा है। और कहां बनता है? तो ये मुख्य फोकस पर बनेगा। अब हम दूसरी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ये जो द्वितीय स्थिति है, द्वितीय स्थिति है, ध्यान से देखेंगे। द्वितीय स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो,
जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो क्या करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो कैसा प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब बना देते हैं हम। ये जो चित्र बना रहे हैं ये हमारा अवतल गोलीय दर्पण है। ध्यान से आप देखते रहें, ध्यान दे के देखिएगा तभी आपको इसका निष्कर्ष निकलेगा क्या आप कर रहे हो। M1 M2 आपका अवतल गोलीय दर्पण हमने बना दिया। ये इसका मुख्य अक्ष है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मुख्य अक्ष किसे कहते भाई, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। ये मुख्य अक्ष की परिभाषा हमने एक वीडियो में आपको जो बताया था उसको आप ध्यान से देखते रहिए। ये वस्तु हमारी है जिसका नाम क्या है, ओ ओ डैश है। इस वस्तु का नाम जो है ओ ओ डैश है। ये हमारी वस्तु है जिसका नाम ओ ओ डैश है। तो इससे दो प्रकाश की किरणें चलेंगी और ये हमारा मुख्य फोकस है। ध्यान से देखें, तो एक प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है। ये पहले नियम के थ्रू था। ये जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, जो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और जो प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं वे अपने पथ पर वापस लौट जाती हैं। जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर एक प्रतिबिंब बनेगा। और वह प्रतिबिंब कैसा होगा भाई, वास्तविक। कैसा होगा, वास्तविक। ध्यान से देखें, ये मुख्य फोकस है और ये जो है आपकी जो प्रकाश की किरण ये मुख्य फोकस से जा रही है, ये वक्रता केंद्र से जो अपने पथ पर लौट रही है। यहां पर एक प्रतिबिंब बनेगा जिसका नाम आई आई डैश होगा। ध्यान से देखें, आई आई डैश होगा। अब ये जो है आप इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे M1 M2 अवतल गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र से मुख्य फोकस F है और इसके मुख्य अक्ष के लंबवत ओ ओ डैश नाम की एक वस्तु रखी गई है जो मुख्य अक्ष के क्या है, लंबवत है। जहां से दो प्रकाश की किरणें चलती है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा एक प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से जाती है वो अपने पथ पर वापस लौट जाती है। जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहां पर आई आई डैश नाम का एक प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु से कैसा है, छोटा है। वस्तु से छोटा है, वास्तविक है, उल्टा है और कहां बनता है, तो ये जो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारी दूसरी स्थिति है। अब हम तीसरी स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी स्थिति है क्या भाई, तृतीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तृतीय स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, स्थित हो तो कैसी प्रक्रिया होगी। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो ध्यान से देखें, ये हमारा जो है क्या है कि ये हमारा अवतल गोलीय दर्पण है। इनका नाम M1 और इनका नाम क्या है, M2 है। ये ध्यान से देखेंगे, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये हमारा मुख्य फोकस है। यहां पर एक वस्तु है जिसका नाम ओ ओ डैश है। ये हमारी वस्तु है, इसका नाम क्या है, ओ ओ डैश है। इससे एक प्रकाश की किरण चलती है जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, जो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा जो है पहला नियम है प्रतिबिंब बनाने के नियम में। पहला नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। और दूसरा ये है नियम कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर हो जाती हैं। जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं,
जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं, वहां पर एक जो है प्रतिबिंब बनता है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा भाई, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब आपको मिलेगा। यानी वस्तु की आकृति और प्रतिबिंब की आकृति आपस में बराबर होती है, यानी आई आई डैश बराबर ओ ओ डैश। यानी आई आई डैश अगर हम बात करें तो आई आई डैश बराबर ओ ओ डैश होगा, और जहां आप वस्तु रखे हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होता है, वस्तु के बराबर होता है, और ये जो आपका है कहां बनता है, तो ध्यान से देखें, वक्रता केंद्र पर, जहां पर वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका तीसरी स्थिति है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होता है। अच्छा, चौथी स्थिति, थोड़ा थोड़ा आप ये भी ध्यान दें कि ये आपको जानना है कि देखिए, पहली स्थिति में वस्तु बड़ी थी, प्रतिबिंब छोटा था, दूसरी स्थिति में वस्तु बड़ी थी, प्रतिबिंब छोटा था, लेकिन तीसरी स्थिति में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अर्थात जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, प्रतिबिंब को, जैसे वस्तु को आगे ले जा रहे हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति डेवलप हो रही है, अर्थात बढ़ रही है। अर्थात हम कहेंगे कि जैसे जैसे हम अवतल दर्पण के सामने जाते हैं तो प्रतिबिंब का आकार धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है। चौथी स्थिति आपकी ये होगी कि जब वस्तु को हम कहां रखते हैं, ये जो है चतुर्थ स्थिति है। चौथी स्थिति में हम आपको बताएंगे, चतुर्थ स्थिति में क्या है भाई, ध्यान से देखें, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होगी तो क्या इसके प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, चित्र कैसा होगा, तो ध्यान से देखिए, हम चौथी स्थिति के लिए चित्र बना रहे हैं। आप भी जो है बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब तक आप चित्र बनाकर नहीं करेंगे कुछ, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपका अवतल गोलीय दर्पण है, ये आपको M1 और ये M2 है। M1 M2 से इसलिए प्रदर्शित करते हैं कि मिरर होता है, M पहला अक्षर है मिरर का, इसलिए हम दर्पण को प्रदर्शित करने के लिए M1 M2 का प्रयोग करते हैं। और M1 M2 ये द्वारक भी है, ये गोलीय दर्पण का द्वारक है। द्वारक किसको कहते हैं, आपको हमने बताया था कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। और ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष में ये आपका बिंदु P है, ये वक्रता केंद्र C है, ये मुख्य फोकस आपका F है। ध्यान से देखिएगा, आपने चिन्हित कर लिया है, वक्रता केंद्र को चिन्हित किया है, मुख्य फोकस को चिन्हित किया है, ध्रुव को चिन्हित किया, M1 M2 द्वारक को भी चिन्हित कर लिया। अब आप अपने हेडिंग को देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो तो वक्रता केंद्र ये और मुख्य फोकस ये इसके बीच है, यानी कि स्थित है, तो ये आपकी वस्तु का नाम क्या होगा भाई, ओ ओ डैश, या आपकी किताब में जो दिया है उसको भी आप कर सकते हैं, ये ओ ओ डैश आपकी वस्तु का नाम है। तो देखिए, वस्तु के नाम से मतलब नहीं है, हमारा काम यह है कि ये जो आपकी वस्तु है इससे दो प्रकाश की किरण चलेगी। एक तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, जो परावर्तन के पश्चात कहां जाती है भाई, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक। और एक प्रकाश की किरण जो होगी वह कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। ये मुख्य अक्ष की क्या हो गई भाई, समानांतर हो गई। जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर एक प्रतिबिंब बनेगा, वहां पर एक क्या होगा, आई आई डैश नाम का प्रतिबिंब बनेगा। जो कहां होगा ये पहले जानिए, ध्यान से देखिएगा। ओ डैश नाम की वस्तु है जिससे दो प्रकाश की किरणें चलती हैं, एक मुख्य अक्ष के समानांतर जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है, और दूसरी जो प्रकाश की किरण जो है
मुख्य फोकस से जो जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर वास्तविक वस्तु से बड़ा उल्टा प्रतिबिंब बनता है जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, क्योंकि वक्रता केंद्र यहाँ पर है और इधर क्या है, वक्रता केंद्र की इधर अनंत है, इसलिए यह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। अब देखेंगे पांचवी स्थिति है। पांचवी स्थिति है, पांचवी स्थिति में क्या मिलेगा आपको भाई, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, क्योंकि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हमने अध्ययन किया है। जब वस्तु जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो तो ध्यान से देखेंगे, ये आप पहले तो प्रतिबिंब ये चित्र बना लें, ये आपका अवतल गोलीय दर्पण है, ये M1 है और ये क्या है M2 है। ये जो आपका क्या है मुख्य फोकस मुख्य अक्ष है, ये इसका आप ध्रुव मान लें, ये वक्रता केंद्र है और ये मुख्य फोकस है, ये आपका क्या है मुख्य फोकस है। अब मुख्य फोकस को आपने बना दिया। अब यहां पर देखें, ये जो है आपकी वस्तु है जिसका नाम ओ डैश है, जो कहां पर है मुख्य फोकस पर स्थित है। तो ध्यान से देखें, ये मुख्य फोकस पर जो स्थित है तो इससे दो प्रकाश की किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी जो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी भाई, मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और एक प्रकाश की किरण जो इधर जाती है जो इधर से जाएगी वक्रता केंद्र से। अब ध्यान से देखेंगे कि इनके बीच की जो दूरियां हैं वे जो है आपस में बराबर हैं, अर्थात एक दूसरे के क्या है समांतर है। ये हो सकता है कि कहीं आगे चलकर अनंत पर क्या हो काट दे एक दूसरे को, लेकिन ये काटती नहीं, ये भी ध्यान रहे कि ये काटेंगी नहीं, और अनंत पर जो है बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा जो कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, और कहां पर होगा तो अनंत पर बनेगा। और यह प्रतिबिंब आपको जो है बनाना है, ध्यान से एक बार और देखें, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब के बारे में हम बात करेंगे। M1 M2 अवतल गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव जो है P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, और इसके मुख्य फोकस पर एक वस्तु रखी गई है जिसका नाम O डैश है। इससे दो प्रकाश की किरणें चलती हैं, एक जो है कहां से होकर जाती है मुख्य अक्ष के समांतर जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात अपने पथ पर वापस लौट आती है। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के समानांतर हैं, अर्थात हो सकता है कि अनंत पर काटे, और अनंत पर जब काटेंगी तो इनका एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब जो है बनेगा, जो कैसा होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा और अनंत पर बनेगा। ये तो आपकी पांचवी स्थिति थी। अब छठवीं स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो छठवीं स्थिति क्या होगी, ध्यान से देखेंगे। छठवीं स्थिति में छठवीं स्थिति क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, जब वस्तु कहां पर हो, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु ध्रुव के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो तो ध्यान से देखेंगे, ये प्रतिबिंब चित्र बना रहे हैं, चित्र को आप देखें ध्यान से, ये हमारा अवतल गोलीय दर्पण है, ये हमारा क्या है अवतल गोलीय दर्पण है जिसका नाम M1 और M2 है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, कौन सा अक्ष है,
मुख्य अक्ष है। ध्यान से देखेंगे, मुख्य अक्ष का ये जो वक्रता केंद्र है ये मुख्य फोकस है। तो अब देखेंगे मुख्य अक्ष और आप फोकस जो है रिक्त कर दिए और ये आपका ध्रुव है। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच ये वस्तुमानी है जिसका नाम क्या है भाई, ओ डैश है। ध्यान से देखिएगा, अब ये जो प्रकाश की किरण चलती है जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी और परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और ये प्रकाश की किरण जो इधर जाती है ये जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। जब ये आगे बढ़ती हैं तो इनके बीच की दूरियां क्या हो गई, बढ़ रही हैं। लेकिन अगर हम इधर मिला दें, इधर मिलाते हैं तो ये जो है एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। ये एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो है एक बिंदु पर काटेंगी यानी काटती हुई प्रतीत होंगी। अर्थात यहाँ पर एक जो है आई डैश नाम का प्रतिबिंब बनेगा, आई डैश नाम का एक प्रतिबिंब बनेगा जो कैसा होगा, आभासी होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है, काटती नहीं है, काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। कैसा होगा, सीधा होगा और वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होता है। ये जो है प्रतिबिंब आपका है। ये जो है 6 स्थितियां थी, इसके द्वारा अवतल गोलीय दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने हैं ये 6 प्रकार से बन सकते हैं और इनकी स्थिति आपको याद रखनी है और इनकी प्रकृति याद करनी है। इतना ही आपको जो है इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे और इसके बाद जो है अगली वीडियो में आप इसके बाद वाले जो पोर्शन होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमने जो है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग जो अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं पढ़ेंगे। देखिए अवतल दर्पण के बहुत सारे उपयोग हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए जो बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक के अवतल गोलीय दर्पण होते हैं उनका उपयोग जो है जो हेयर कटिंग सैलून होते हैं जहां पर दाढ़ी इत्यादि बनाई जाती है तो उसमें हम जो अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। जो आगे दर्पण लगा होता है या पीछे लगा होता है दोनों अवतल गोलीय दर्पण होते हैं जिसमें एक छोटे से आकार को बड़ा करके देखने का कार्य किया जाता है। दूसरी बात, जो छोटी अवतल दर्पण होते हैं यानी छोटी फोकस दूरी वाले और छोटे द्वारक के जो अवतल गोलीय दर्पण होते हैं वो डॉक्टर के काम में आते हैं। डॉक्टर क्या करता है भाई, डॉक्टर उस अवतल दर्पण के द्वारा जो है प्रतिबिंब को बड़ा करने का कार्य करता है और जिसकी सहायता से आंख में छोटे से छोटे कीट या दांत में कोई छोटा सा सुराग या कान में कुछ छोटी सी वस्तु चली गई है या गले में कुछ फंस गया है तो उसका निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर जो है छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक के अवतल लेंस का अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तो उससे उसका निरीक्षण करके उसका चिकित्सकीय उपचार कर दे सकता है। अच्छा, अब अवतल दर्पण का तीसरा उपयोग क्या है, जहां पर हम पढ़ते हैं तो टेबल लैंप होता है। टेबल लैंप जो है केवल टेबल को ही प्रकाशित करेगा, पूरे कैमरे को या पूरा कमरा जो हमारा होता है रूम होता है उस कमरे को पूरा प्रकाशित नहीं करेगा। केवल उस टेबल को ही प्रकाशित करने के लिए हम क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग करते थे। अगर अवतल दर्पण हटा दिया जाए तो वही बल्ब पूरे जो है कमरे को प्रकाशित कर देता है तो अर्थात सभी वस्तुएं दिखाई देंगी। लेकिन इसलिए तो हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि वह जो हमारी किताबों पर ही फोकस करे जिससे चारों ओर की वस्तुएं दिखाई न दे और स्पष्ट रूप से हम पढ़ सकें। मोटर कार, रेल के इंजन, स्टीमर तथा सर्च लाइट में भी अवतल गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है जिससे दूर स्थित किसी वस्तु पर हम फोकस कर सकें जिससे वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। अब जो है हम लोग जो इसके बारे में तो पढ़ लिए, अब अगली वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।